अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा का जो टेस्टिंग का पूरा सिलसिला चल रहा था प्राइमरी और मिडिल लेवल पर स्कूल टीचर्स रिक्रूट करने के लिए, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। रिसेंटली टेस्ट हुआ है हजारा डिवीजन का। इस टेस्ट में 100 एमसीक्यूज थे। 50 एमसीक्यूज हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के 50 एमसीक्यूज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये हमारा जो सिलसिला है इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को बड़ी रहनुमाई मिली होगी कि जिस तरह हमें फीडबैक आया है उन कैंडिडेट्स की तरफ से जिन्होंने हमसे तैयारी की है कि ये जो लगातार बार बार पास्ट पेपर्स की डिस्कशन होती रही है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए और कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं हुए तो सेम टाइप के क्वेश्चन आते रहे। तो ये चीजें बड़ी बेनिफिशियल साबित हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। इसके साथ बताता चलूं कि अब इसके बाद बारी है एसएसटीज की रिक्रूटमेंट के लिए और उसकी बरवक्त तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से नए सिलसिले का आगाज किया जा रहा है। नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। पेपर की डिस्कशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आई रिमेंबर प्रॉमिसिंग समी माई ओल्ड बाइक। ये एक सेंटेंस है, इसमें प्रॉमिसिंग को अंडरलाइन किया गया है, तो ये अंडरलाइन वर्ड क्या है? अब यहां पर अगर आप देखें तो आई रिमेंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज हो चुकी है, ये फिर वर्ब के तौर पर यूज नहीं हुआ, ये यूज हुआ एज ए जेरेंड। आई रिमेंबर प्रॉमिसिंग समी, तो यहां पे प्रॉमिसिंग जो है वो एज ए जेरेंड यूज हुआ है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है और इनके स्क्वायर ऑफ रूट्स का जो सम है वो 16 के बराबर है। यानी कि अगर हम लिखें तो हम कहते हैं अल्फा स्क्वायर एक रूट का स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर दूसरे रूट का स्क्वायर हो गया, दोनों के रूट्स के स्क्वायर का जो सम है दैट इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब हमने सम और प्रोडक्ट निकालनी है, तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि सम मालूम करने के लिए हमें करना होता है बीटा को a से डिवाइड। जब आप बीटा को a से डिवाइड करते हैं तो बीटा है आपके पास यहाँ पे -3 और a में आपके पास x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये 1 आएगा, तो ये आपका आता है -3। साथ k भी है तो -3k पूरा का पूरा लिख लेते हैं। अच्छा, बीटा स्क्वायर अगर हम इसकी प्रोडक्ट की तरफ चले तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, यहां पर फार्मूला एक्चुअली ये माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ए था, ये माइनस माइनस के साथ मिलके प्लस होगा, प्लस 3k हो जाएगा। इट्स ओके। तो प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो प्रोडक्ट है c डिवाइडेड बाय ए, तो c की वैल्यू आपके पास है 4k स्क्वायर और a की वैल्यू अगेन आपके पास 1 है, तो ये आपके पास आ जाता है 4k स्क्वायर। अब आपके पास अल्फा सम की भी वैल्यू है और आपके पास प्रोडक्ट की भी वैल्यू है। यहां पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट है। जो सम होता है वो होता है दोनों का हासिल जमा और जो प्रोडक्ट होती है वो दोनों की मल्टीप्लीकेशन से आता है। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और आपके पास अल्फा बीटा की प्रोडक्ट की वैल्यू भी है, तो इस बेस पर आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन में रखकर। तो आप इसे यूं कर लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 और 2 के साथ हमने अल्फा बीटा की जो प्रोडक्ट आई है वो हमने लिख लेनी है, दैट इज 4k का स्क्वायर। तो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि 3k का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9k स्क्वायर। 9k स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 8k स्क्वायर। अब हमने 8k स्क्वायर को उधर ले जाकर 9k स्क्वायर में से माइनस करना, तो ये रह जाएगा k स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज 16। k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो k इज इक्वल टू प्लस -4, तो हमारा आंसर आता है ये। तो यहां पर हमें एक तरतीब से चलना पड़ता है, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि हमें कौन सी वैल्यूज पता है। हमें बताया गया कि स्क्वायर ऑफ रूट्स इनका अगर हम सम ले लें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 16, ये हमें पहली इंफॉर्मेशन दी गई। फिर दोनों का सम अगर मालूम किया जाए अल्फा
प्लस बीटा, तो सम निकालने का फार्मूला है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो माइनस जो बी की वैल्यू है वो है -3k, ए की वैल्यू 1 है तो ये आपके पास 3k आ गया। प्रोडक्ट निकालने का जो फार्मूला है उसके लिए आपने अल्फा को मल्टीप्लाई करना है बीटा के साथ, तो उसके लिए फार्मूला है c डिवाइडेड बाय ए। c की वैल्यू है 4k स्क्वायर और a की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर। अब आपने जस्ट फार्मूले के अंदर वैल्यूज अप्लाई करनी थी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ये वही है a प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यूज ही कुछ चेंज हुई है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 3k का स्क्वायर ले लेंगे 9k स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 16 लिख लेंगे और अल्फा बीटा की प्रोडक्ट की जगह 4k स्क्वायर। तो इसको आपने सॉल्व किया है और आपके पास k की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। इनवर्स रिलेशन है x और y में, तो अगर x की वैल्यू 3 हो तो y की 7 होती है। y की वैल्यू फाइंड आउट करें जब x की वैल्यू 5 होगी, तो हमें पता है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अगर हम कांस्टेंट के साथ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय y, और y को अगर इधर लाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू k। अब हमें x और y की प्रीवियस वैल्यूज पता है विच आर 3 और एंड 7, तो k की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 21। अब आपके पास जो रिलेशनशिप है उसका कांस्टेंट आ गया है, तो अब आप इसके बेस पर कभी भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं जब एक की वैल्यू पता हो तो दूसरे की। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें x की वैल्यू पता है और y हमने फाइंड आउट करना है और k हमें ऑलरेडी पता है, तो हम k की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 21, x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 5 और y जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब आपने 5 को इधर लाकर डिवाइड कर देना है, तो जब 21 को 5 से डिवाइड करेंगे योर आंसर मस्ट बी 4.2, तो ये सिंपल आगे डिवीजन ही आ जाती है। तो कंपैरेटिवली एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ये यूनियंस वाला क्वेश्चन है, इफ यूनिवर्सल सेट इज ABCEFG, A set is BEF and B set is ABC, then find A complement intersection B complement। अच्छा पहले A का कंप्लीमेंट निकालना है, उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस करते हैं। तो देख लें यूनिवर्सल सेट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो A में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में A है, इधर नहीं है, B तो है इधर, C इधर नहीं है, E इधर है, F इधर है, G इधर नहीं है। तो A का कंप्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। B का कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है, यूनिवर्सल सेट में से B सेट को माइनस करेंगे, तो इधर A है, इधर B है, इधर B भी है, C भी है, EFG इधर नहीं है, तो EFG कंप्लीमेंट में आ जाएगा। अब आपको कंप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए आपको सेट्स करने हैं और उसके लिए आपको हमारा वो चैप्टर देख लेना चाहिए जहां पर हमने ये सारा सेट्स वाला चैप्टर यूट्यूब वीडियो में डिस्कस किया। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, देख लें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। क्या इन दोनों में A कॉमन है? नहीं, A तो इनमें कॉमन नहीं है, तो A को इग्नोर कर देते हैं। C कॉमन है? नहीं। G कॉमन है? हाँ G कॉमन है। E भी नहीं है, F भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बाकी रह गया? हमारा आंसर रह गया G। तो A कंप्लीमेंट और B कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर मस्ट बी G। नेक्स्ट है एन आर्क लेंथ 6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर O ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा हमें पता है कि जो एक सर्कल है उसकी आर्क लेंथ का फार्मूला है रेडियस मल्टीप्लाई थीटा। अब आपके पास रेडियस की वैल्यू नहीं है, डायमीटर की है, तो आपको पता है कि डायमीटर को हाफ कर दें तो रेडियस आता है। आर्क लेंथ की आपके पास वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2 और थीटा आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा 4 डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा और ये थीटा है, 2 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और थीटा का आंसर 3 आया, और जब आप इसे लिखेंगे तो आप लिखेंगे 3 रेडियंस, तो ये आपका आंसर हो गया। The length of a rod is about 250 centimeter. What will be its length in meters? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर। याद रखिए जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेकर जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लेकर आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्वांटिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ राइस ग्रेन इज 0.9 सेंटीमीटर। इफ समीर हैज 10, 100 and 1000 राइस ग्रेन्स, कैन यू कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ राइस ग्रेन्स।
अच्छा, पहले तो देख लें कि टोटल राइस ग्रेन्स हैं कितने। हमारे पास राइस ग्रेन है 10 प्लस 100 प्लस 1000। 1000 में 100 को ऐड करेंगे 1100 हो जाएगा, और ये 10 ऐड करने से 1110 हो जाएगा। एक दाने की लेंथ 0.9 है, तो सबकी लेंथ मालूम करने के लिए हम इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जो है ये डेसिमल को कैंसिल कर देगा, 111 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 999। सो 999 सेंटीमीटर इज योर आंसर। हो सकता है कि आंसर में 999 लिखा हो लेकिन साथ मीटर लिखा हो, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। द स्क्वायर शेप पार्किंग एरिया इज 225 मीटर स्क्वायर। Find the cost of constructing a tiled path around it at the rate of rupees 235 per meter। अच्छा, पहले तो हमें पता है कि एरिया है 225 मीटर स्क्वायर। हमें एक्चुअली मालूम क्या करना है, अगर तो आपने टाइल इस स्क्वायर शेप के चारों तरफ लगानी है तो आपको चारों साइड्स की लेंथ चाहिए, जिसे आप पेरीमीटर कहते हैं। तो उसके लिए पहले एक साइड की लेंथ मालूम करते हैं। तो हमें पता है कि एरिया असल में लेंथ का स्क्वायर होता है। सो लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 225, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो लेंथ अगर आपके पास आ जाती है 15 मीटर, तो पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई 4, दैट विल बी 15 मल्टीप्लाई 4, आंसर विल बी 60। अब 60 मीटर का आपके पास ये पेरीमीटर बन जाता है। 1 मीटर पे खर्चा 235 आ रहा है, 60 मीटर पे खर्चा कितना आएगा, 235 मल्टीप्लाई 60। और जब ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30 आ जाता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 और 3 21 आ जाता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 और 2 14 आ जाता है। तो ये आपका बनता है 14,100 रुपए का खर्च आता है। नेक्स्ट है अ कंपनी गिव्स 25,000 बोनस टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉयज एनुअली। हर साल 25,000 का बोनस देते हैं। अगर कंपनी उस बोनस को बढ़ाती है 5:4 में, तो अब हर बंदे को कितना बोनस मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अब बोनस बढ़ा है, 4 के मुकाबले में 5 गुना 5 यूनिट जो है वो बोनस मिल रहा है। तो हम कहते हैं कि 5/4 ऑफ ऑलरेडी बोनस, जो पहले बोनस मिल रहा था उसका ये है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5/4 को 25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे आगे आप इसे कर लें, 4 6 are 24, 4 2 are 10, 4 5 are 20 और यहाँ पे 0। 6,250 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 6,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30,000 आता है। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करें 1,000, ये हो गया 31,000 हो गया। और 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 250, 31,250 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है When was the caliphate officially abolished by तुर्की। तुर्की ने कैलिफेट को ऑफिशियली कब अबॉलिश किया। तुर्की की खिलाफत कायम रही थी पहली जंग अजीम तक, लेकिन उसके बाद फिर इसे खत्म कर दिया गया ऑफिशियली। ऑफिशियली कब खत्म किया गया, मार्च 1924 में। उससे पहले खिलाफत की जितनी तकसीम करनी थी, जितने टुकड़े करने थे, वो फ्रांसीसियों ने और बरतानिया ने कर लिए थे। विच ग्रुप हेल्प्ड इंडियन फोर्सेस ड्यूरिंग द अटैक्स इन ईस्ट पाकिस्तान। मुक्ति बाहिनी, ये एक तंजीम बनी थी जिसे सपोर्ट मिल रही थी इंडिया से। Who was the first female member of All India Muslim League। All India Muslim League की पहली फीमेल मेंबर थी बेगम जहां आरा शाहनवाज। What is the title of pamphlet in which word Pakistan was proposed for the first time। चौधरी रहमत अली ने तजवीज किया था। चौधरी रहमत अली एक नौजवान थे, लंदन बेस्ड हैं। उन्होंने नाउ और नेवर नाम के एक पम्फलेट में पाकिस्तान वर्ड तजवीज किया था। इंडिपेंडेंस के बाद मेजोरिटी में कौन से टीचर्स थे वेस्ट पाकिस्तान में। 2 पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वेस्ट पाकिस्तान जिसमें आज हम रहते हैं। तो वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा मुस्लिम टीचर्स थे क्योंकि हिंदू डेफिनेटली माइग्रेट कर गए थे। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन इनिशियल वर्किंग कमेटी फॉर्म टू ऑर्गेनाइज द ओआईसी समिट। अब जो ओआईसी समिट था, इसको मैनेज करने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसमें 7 मेंबर थे। आफ्टर द ऑफिशियल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, व्हेन डिड द शाह ऑफ ईरान विजिट पाकिस्तान। तो ईरान के शाह ने, पहलवी खानदान से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने 1950 में पाकिस्तान का विजिट किया। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, इट हैज डैश आर्टिकल्स। पाकिस्तान का अगर आप आइन देखें तो उसके 12 हिस्से हैं, 12 पार्ट्स हैं। उसके अंदर आर्टिकल्स देखें तो 280 आर्टिकल्स हैं। उसके अंदर अमेंडमेंट्स देखें तो अब तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, इतनी तरमीम हो चुकी हैं। 14 अगस्त 1973 से यह आइन इन्फोर्स्ड है। द इवल दैट मैन डू
lives after them। ये किस तरह का सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस है उसमें कोई कंडीशन आपको नहीं नजर आ रही। द सिनोनिम ऑफ हार्मनी इज, हार्मनी का सिनोनिम क्या है? सिमिट्री है। हार्मनी तरतीब को कहते हैं। द एंटोनिम ऑफ अबंडन, अबंडन का मतलब होता है किसी चीज को तर्क कर देना, छोड़ देना। तो उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? एंटोनिम मुतजाद को कहते हैं, ऑपोजिट मीनिंग को कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए मेंटेन करना। दे डैश ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010। अब आपने टाइम जो है, टाइम फ्रेम वो बता दिया है। तो जब आप टाइम फ्रेम बता देते हैं तो आपका सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस यही है, दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010। आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग हु इनकरेक्टली। अच्छा, हु का गलत इस्तेमाल कहां पे है? ये तीसरे सेंटेंस में है, द गर्ल विद वॉर्म आई मेट इज वेरी काइंड। यहां पे वॉर्म आना चाहिए, बाकी सारी जगहों पे हु का यूज ठीक है। द टीचर हु टॉट अस, दैट इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, ही इज द मैन हु वर्कड। अच्छा, नेक्स्ट है, इफ यू वॉश द डिशेस आई डैश डिनर टुनाइट। इफ यू वॉश द डिशेस आई विल कुक डिनर टुनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ऑल्दो आई वाज टायर्ड। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रही है। बाकी सेंटेंस वो है वो आपको सिंपल दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी कहीं ना कहीं एक सेंटेंस आया था जिसमें मुझे डिपेंडेंट क्लॉज का शक पड़ा है, लेकिन इसको काउंटर चेक कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हाँ जी, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रापेजियम इफ द लेंथ ऑफ इट्स टू बेसिस आर 14 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रापेजियम एक शेप होती है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो पैरेलल नहीं होती। तो इस तरह की ये हम शेप बनाते हैं। अब दो साइड्स पैरेलल हैं, जो पैरेलल हैं वो बराबर नहीं है। तो इसकी जो दो बेसिस हैं उनकी लेंथ 14 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने मालूम क्या करनी है? आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड हमने फाइंड आउट करनी है। तो एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। आप इसे h से लिख लें। एरिया है 48, हाफ मल्टीप्लाई, दोनों को जमा कर लें, 14 और 18 32 आ रहे हैं। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस, और आल्टीट्यूड जो है ये डेफिनेटली फाइंड आउट करनी है। h को ऐसे रहने दें। 2 16 आर 32, 16 को 48 से लाकर डिवाइड करेंगे। जब 48 को 16 से डिवाइड करेंगे आंसर मस्ट बी 3, और यही हमारा आंसर है 3 सेंटीमीटर। क्योंकि सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में होगा। Why is acid rain referred to as an unseen plague? एक ऐसी वबा है जो दिखाई भी नहीं देती। वजह यह है कि लंबे अरसे तक आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इससे होने वाले जो मसाइल होते हैं वो एक्यूट नहीं होते, क्रोनिक होते हैं, लंबे चलते हैं। Which of the following is an example of a point source of pollution? आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि पोल्यूशन यहां से आ रही है मोस्टली इंडस्ट्री से, क्योंकि इसकी चिमनी से जो पोल्यूशन होती है वो निकलती दिखाई देती है। पाकिस्तान में मानसून की जो बारिशें हैं वो पूरे साल की बारिशों में कितना हिस्सा डालती हैं? How much % of annual rainfall that occurs in months from June to September? पाकिस्तान में जो मानसून है वो जून से सितंबर तक है, और आजकल लो प्रेशर इकोसिस्टम की वजह से, लो प्रेशर सिस्टम की वजह से हो भी ज्यादा रहा है। तो 70% जो है ये साल की बारिशों का सिर्फ 3 महीनों में हो जाता है। ये हम अगर काउंट करें जून से सितंबर तो 4 महीने बच जाते हैं। द टर्म यूज फॉर माइग्रेशन आउट ऑफ एन एरिया, अगर किसी एरिया से लोग जा रहे हैं, ये एरिया है और यहां से लोग जा रहे हैं, तो लोगों के जाने को ई माइग्रेशन कहेंगे। यानी कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से चला गया तो उसने पाकिस्तान से क्या किया है? ई माइग्रेट। और अगर लोग आ रहे हैं तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन। दोनों बातों में फर्क होता है। इमिग्रेशन मुल्क किसी में दाखिला होता है, किसी आबादी में दाखिला होता है, जबकि ई माइग्रेशन किसी आबादी को छोड़ना होता है। कॉमन साइंस ऑफ थ्रेड वर्म इंक्लूड एन इंटेंस इची फीलिंग अराउंड विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। थ्रेड वर्म का अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन है तो उसको एनस के अराउंड इची फीलिंग आती रहेगी। विच बैक्टीरियल डिजीज इज आल्सो नोन एज लॉक जा। लॉक जा होना शुरू हो जाता है, मसल्स असल में ना क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। टेटनस में यह मसला आता है, और टेटनस बड़ा ही संगीन मसला है। अ रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच ब्लड डजंट क्लॉट नॉर्मली इज। हिमोफीलिया में ब्लड नॉर्मली क्लॉट नहीं करता। द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट स्टेप बिफोर समवन गेट्स इनटू सीरियस ड्रग एडिक्शन। लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ जो जाते हैं वो पहले मरहले पर स्मोकिंग शुरू करते हैं, फैशन के तौर पर,
आदत के तौर पर फिर आदी हो जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पोजेसिव स्ट्रक्चर, तो पोजेसिव स्ट्रक्चर पोजेशन को शो करता है, ये बताता है कि ये मलकियत है। द कस्टमर्स ट्रॉलीज, ये ठीक है, ट्रॉलीज ज्यादा हैं कस्टमर्स की हैं, तो ये हमारे पास जो है ये शो कर रहा है पोजेसिव स्ट्रक्चर को। अच्छा, जो सेकंड वन है द कस्टमर्स ट्रॉलीज, इसको भी काउंटर चेक करना पड़ेगा, ये आखिरी दो तो हो नहीं सकते। द कस्टमर्स ट्रॉलीज, मुझे सेकंड वन वाला भी ठीक लग रहा है, पहले वाले में गड़बड़ लग रही है क्योंकि कस्टमर्स, पहले वाला भी ठीक है और दूसरे वाला भी किसी ना किसी सेंस में ठीक हो सकता है। चलें, ये डिबेटेबल है, सर चांद से कहेंगे वो आपको अलग से भी बता देंगे। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस, तो इसमें ये जो हमारे पास ये क्लास है अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस, ये एडवर्बियल क्लास है बिकॉज इट इज फंक्शनिंग एज एडवर्ब। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अचीव्ड ये ठीक स्पेलिंग है, बाकी सारे स्पेलिंग जो है वो गलत है। शी हैज डैश हर ड्रेस, अब हैज आ गया है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, शी हैज सीन हर ड्रेस। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड एंड कैपिटलाइज्ड सेंटेंस, वेयर इज शंदूर लोकेटेड, वेयर का डब्ल्यू कैपिटल आना चाहिए था, शंदूर का एस कैपिटल आना चाहिए था, ये तो ठीक है। इसमें डब्ल्यू स्मॉल है, गलत है, इसमें शंदूर क्या एस स्मॉल है, ये गलत है। ही विल रिपेयर द कार, वॉइस को चेंज करें, ये आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आप इसका वॉइस चेंज करेंगे ये विल बी हो जाएगा, द कार विल बी रिपेयर्ड बाय हिम, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, द कार विल बी रिपेयर्ड बाय हिम। नेक्स्ट नरेशन चेंज करनी है, आई सेड टू हिम आर यू फीलिंग वेल नाउ, अब यहां पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब आप क्वेश्चन करते हैं तो नरेशन चेंज करते हुए आई सेड टू हिम को आप कर देंगे आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम इफ, यहां पर आप दैट भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है, आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज फीलिंग वेल देन, क्योंकि जो सेकंड नाउन होता है उसको आपने इसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, तो आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज फीलिंग वेल, और जो नाउ है ये किस में कन्वर्ट हो गया, देन में। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉर बर्ड द इज नेस्ट इन इट्स चिरपिंग, तो इसका सेंटेंस बनेगा द बर्ड इज चिरपिंग इन इट्स नेस्ट। नेक्स्ट है दिस इज डैश हाउस नॉट योर्स, तो दिस इज आर्स हाउस नॉट योर्स, तो यहाँ पे आर्स आता है। हाउ मेनी मसल्स आर एस्टिमेटेड टू बी इन्वॉल्व इन स्माइलिंग, डिबेटेबल क्वेश्चन है, कहा जाता है तकरीबन 17 से 25 मसल्स, 17 से 26 मसल्स कुछ जगहों पे लिखा होता है, ये स्माइलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। द लर्निंग स्किल दैट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल सब स्किल्स then associating or coordinating these parts into a meaningful pattern, that process is known as intermediate phase or associative phase, क्योंकि इसमें छोटी छोटी काफी सारी स्किल्स सीखकर उसको एक बामकसद वे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लासिफिकेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ हायरार्कीज where categories increase in complexity through the classification is known as, देखिए आप क्लासिफिकेशन करते हैं, आप कहते हैं कि लाइफ जो है इसमें बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट है, इसमें फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है। फिर आप कहते हैं कि प्लांट्स दो तरह के होते हैं, नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर। फिर आप कहते हैं वेस्कुलर प्लांट दो तरह के होते हैं, नॉन सीडिड, सीडिड। फिर आप कहते हैं सीडिड दो तरह के होते हैं, नॉन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग। इसी तरह बाकियों की भी आप क्लासिफिकेशन बढ़ाते चले जाए, हर लेवल पर आप कैटेगरीज बढ़ा रहे हैं तो इसको वर्टिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये इस वे में सिस्टम काम करता है। द इनिशियल स्टेज इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन वेयर द चिल्ड्रन ग्रुप सेवरल अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप करते हैं, इकट्ठा करते हैं बहुत सारे अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज करना, यानी कि सिंक्रेटिक फॉर्म ऑफ थिंकिंग। विच टाइप ऑफ थ्योरिस्ट व्यू लर्निंग एज रिकॉग्निशन ऑफ मल्टीपल परसेप्शंस, तो ये इसे हम कहते हैं परसेप्चुअल लर्निंग थ्योरिस्ट्स, ये पेडागोजी की इस्तेलाह है। A professor of psychology who conducted a longitudinal study on characteristics of intellectually gifted students is, तो उस प्रोफेसर का नाम है लेविस टर्मैन, तो ये बहुत फेमस हैं, स्पेशल बच्चों पर इनका बहुत काम है। The object that clearly indicates how it will be measured is called, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किस तरह मेजर किया जाता है तो उसको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव को। Education designed specifically for children who cannot benefit from the standard curriculum due to various needs is called,
इसको हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। कुछ बच्चे उनकी सीखने की जो सलाहियत है वो कम होती है, कुछ किसी सिंड्रोम का शिकार होते हैं, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, इन सबको हम स्पेशल स्टूडेंट्स कहते हैं। तो उनकी एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन कहलाती है। यहां पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। यह एक पीएसटी का कंप्लीट पेपर था। इसी तरह सिटी का पेपर भी डिस्कस करके चैनल पर अपलोड होगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। मैं अगेन बताता चलूं कि एसएसटी की तैयारी के लिए भी नए सेशन का आगाज हो रहा है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।